गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ओरेकल क्लासेस में। एसएससी जेईई प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जिसमें पूछा गया है द टिपिकल रेशियो ऑफ द लैचिंग करंट टू द होल्डिंग करंट इन एससीआर या थायरिस्टर, यानी जो थायरिस्टर एससीआर होता है इसमें लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए या होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा करैक्टरिस्टिक अगर देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है ऐसे। तो ये जो मिनिमम करंट है ये कहलाती है हम लोग की होल्डिंग करंट। इससे कम करंट होने पर थायरिस्टर या एससीआर हम लोग का टर्न ऑफ हो जाता है, और जिस पे थायरिस्टर टर्न ऑन होता है उसको क्या बोलते हैं, लैचिंग करंट बोला जाता है। ठीक, तो एक एससीआर या थायरिस्टर के लिए इसकी वैल्यू 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। 2 एम्पियर से रेशियो है तो एम्पियर में नहीं होगा, 2 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं 5, 2, 1 की 0.5। तो ठीक है, क्लियर है, 2 से 3 के बीच में आपको 2 मिल रहा है, यानी पहले का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है एडिशन ऑफ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी टू प्योर सेमीकंडक्टर क्रिएट्स, यानी कि जो शुद्ध अर्धचालक है अगर हम लोग उसमें ट्राइवेलेंट त्रिसंयोजी की अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या क्रिएट होगा, क्या बनेगा। पहला ऑप्शन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, दूसरा है बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तीसरा दिया गया है होल्स क्रिएट होगा, या चौथा दिया गया है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। ठीक है, तो देखिए इंट्रिंसिक यानी शुद्ध अर्धचालक था कोई सिलिकॉन, उसमें ट्राइवेलेंट दैट्स मीन अगर एल्युमिनियम मिला दिया जाए तो हम लोग का कौन सा मटेरियल बनता है, कल के वीडियो में डिस्कस किया गया था। इससे हम लोग का बनेगा पी टाइप का मटेरियल, और जो पी टाइप का मटेरियल बना है इस मटेरियल में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं यानी बहुसंख्यक आवेश होते हैं। मेजॉरिटी में क्या होते हैं बंधु, होल्स होते हैं, मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, जबकि कम संख्या में यानी माइनॉरिटी कैरियर्स की अगर बात की जाए तो वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल्स, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ अ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू। ठीक है, 2 होती है, एक ब्रेकिंग कैपेसिटी, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी। पहले इसी को समझ लेते हैं हम लोग। तो मेकिंग कैपेसिटी सर्किट ब्रेकर की वो कैपेसिटी है कि जब फॉल्ट कंडीशन में, यानी फॉल्ट हुआ है, अभी फॉल्ट आपका रिमूव नहीं हुआ है, उसी फॉल्ट कंडीशन में अगर जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स पहले ओपन हो चुके थे उसको फिर से क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा, तो भाई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस उत्पन्न होगा। उसी स्ट्रेस को फॉल्ट कंडीशन में सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को जोड़ने पर उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रेस को सहन करने की जो कैपेसिटी है वही कहलाती है मेकिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब ये होती क्या है वो पूछा है, किसके बराबर होती है, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, या फिर √2, ये भी नहीं लिखा है, √2 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, √3 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मेकिंग कैपेसिटी बराबर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2.55 इंटू सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट या फिर सिमेट्रिकल ब्रेकिंग कैपेसिटी, दोनों एक ही बात हो जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें पूछा गया है क्लास डैश पावर एम्पलीफायर हैज द हाईएस्ट पावर इफिशियंसी, यानी किस एम्पलीफायर की इफिशियंसी सबसे अधिक होगी। ठीक, ऑप्शन में सी कि ए कि बी कि ए बी। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं। तो बंधु सबका लिख ही डालते हैं हम लोग, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर और क्लास सी एम्पलीफायर। क्लास ए की जब पूछेगा, ठीक है, तो इसकी 25% और 50% दोनों होती है। अब ये क्या मतलब हुआ, 25-50 हमें क्या लगाना है, तो ध्यान दीजिएगा 50% इसकी मैक्सिमम है। ये कब होती है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर यूज करेंगे।
जबकि अगर हमने आरसी कपल्ड एम्पलीफायर यूज किया है, कपलिंग पढ़ा होगा, डायरेक्ट कपलिंग एम्पलीफायर होता है, आरसी कपलिंग होता है, एलसी कपलिंग होगा और ट्रांसफार्मर कपलिंग होगा। तो जब ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर होगा क्लास ए टाइप का तो 50% की इफिशियंसी होगी, जब आरसी कपल्ड होगा तो 25% की इफिशियंसी मिलेगी। क्लास बी में बंधु इफिशियंसी आपकी नियर अबाउट होती है 78% यानी 78%, और क्लास सी इसकी अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 90% तक इफिशियंट माना जाता है। ठीक है, तो क्लास सी अप्रॉक्सीमेटली 90% जो कि सबसे ज्यादा होती है, तो क्लास सी हम लोग का राइट ऑप्शन है, जो कि पहला ऑप्शन दिया गया है क्लास सी। ठीक है, क्लास सी एम्पलीफायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चौथे का पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर इसमें पूछा गया है लो स्पीड अल्टरनेटर्स आर ड्राइवन बाई, यानी जो कम गति वाले अल्टरनेटर प्रत्यावर्तक होते हैं उसको हम किस से चलाएंगे, हाइड्रोलिक टरबाइन से, स्टीम टरबाइन से, कि आपका स्टीम इंजन से, या फिर चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब भी लो स्पीड की बात करेगा, लो स्पीड के लिए हम लोग हाइड्रोलिक इंजन प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, हाइड्रोलिक टरबाइंस का प्रयोग किया जाएगा लो स्पीड में। ठीक है, हाइड्रोलिक जो पानी से चल रही है, क्योंकि इसमें क्या है, गति आपकी कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है ओवर हीटिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर में बी ड्यू टू, यानी जो ट्रांसफार्मर में ओवर हीट होता है वो किन कारणों से होता है। पहला दिया गया है ओवरलोड से होता है, तो जी हाँ, ओवरलोड से भी आपका क्या है, करंट बढ़ेगी और आई स्क्वायर आर टी लॉसेस बढ़ जाएंगी, तो वहां पे भी तापमान बढ़ गया। फिर दिया गया है शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट होने से ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये भी सही है। फिर दिया गया है फेलियर ऑफ कूलिंग सिस्टम, भाई ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है ट्रांसफार्मर क्या होगा, ओवर हीट होगा। यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन ही सही दिए गए हैं, तो छठे में हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दी एबव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नंबर 7 इसमें पूछा गया है इन अ इंडक्शन मोटर द रेशियो ऑफ रोटर ऑफ कॉपर लॉस टू रोटर इनपुट इज गिवन बाई। ठीक, तो यानी जो इंडक्शन मोटर है, 3 फेज का इंडक्शन मोटर है, इसमें आपका रेशियो ऑफ रोटर कॉपर लॉस, यानी जो रोटर में कॉपर लॉस हो रही हैं और जो रोटर का इनपुट पावर है, इसका अनुपात क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट में इस पे एक फॉर्मूला भी निकालकर क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। क्या था कि रोटर कॉपर लॉस इज इक्वल टू एस इंटू रोटर का इनपुट। तो कॉपर लॉस और इनपुट का रेशियो है क्या एक्चुअल में, स्लिप ही तो कहलाएगा, तो हम लोग का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, यानी कि स्लिप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर हाउ द ट्रांसफार्मर जनरली कूल्ड फॉर इंस्टॉलेशन रेटेड एट लेस देन 5 kVA, यानी अगर 5 kVA से कम का 5 kVA से कम का ट्रांसफार्मर है तो उसको आप किस प्रकार से ठंडा करोगे। पहला दिया गया है ऑयल कूल, तेल द्वारा, दूसरा है एयर कूल, वायु द्वारा, वाटर कूल, पानी के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 5 kVA या फिर इससे कम, 5 kVA तक या इससे कम के जितने भी ट्रांसफार्मर हैं इनको हम लोग वायु के द्वारा ही ठंडा करते हैं, एयर कूल्ड ही हो जाएंगे। ठीक, फिर एक क्वेश्चन याद रखिएगा, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में जिसमें केवल एयर कूल्ड सिस्टम है, इसमें हम लोग बुकहोज रिले का यूज नहीं करेंगे। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर में बुकहोज रिले का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बुकहोज रिले नॉट इन यूज। ठीक है, क्यों, क्योंकि बुकहोज रिले क्या है, गैस ऑपरेटेड रिले है। ठीक है, और गैस किस में बनेगी, जब तेल भरा होगा तो गैस बनेगी, यहाँ पे ऐसा कोई चांस है नहीं, तो फिर हम लोग कभी भी एयर कूल्ड में बुकहोज रिले का यूज नहीं करेंगे। ठीक बंधु, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, When supply frequency is less than the resonant frequency। ठीक, तो पूछा गया है, यानी अगर आपका जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है तो इन पैरेलल ए सर्किट यानी समांतर एसी सर्किट में तो सर्किट किसकी तरह व्यवहार कर रही होगी। पहला ऑप्शन है रेजिस्टिव सर्किट होगी, कैपेसिटिव सर्किट होगी, कि इंडक्टिव सर्किट होगी। ठीक, चलिए सबसे पहले याद रखिएगा कि दिया है रिजोनेंस कंडीशन में, और किस सर्किट में पूछा है, पैरेलल।
तो पैरेलल सर्किट में अगर ग्राफ याद हो तो देखिए क्या बनता था, ग्राफ ऐसे कुछ लाइन जाएगी, ठीक। वहां पे ये लाइन किसकी होगी, इम्पीडेंस की। इम्पीडेंस ज़्यादा होता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है, रिजोनेंस कंडीशन पे सबसे ज़्यादा। तो ये रिजोनेंस से पहले है, बिफोर रिजोनेंस, और ये क्या है, आफ्टर रिजोनेंस, और ये सेंटर में क्या है, ठीक रिजोनेंस पे बात की गई है, वहां पे ठीक रिजोनेंस है। तो अगर पैरेलल सर्किट है तो इस केस में यहाँ पे XL ज़्यादा होगा, XC क्या होगा, कम। याद रखिएगा, श्रेणी का अगर याद है तो श्रेणी का जस्ट अपोजिट, श्रेणी में क्या था भैया, इधर पे XC का इफेक्ट ज्यादा था, रिजोनेंस के बाद XL का इफेक्ट ज्यादा था, और ठीक रिजोनेंस पे क्या होता है, यूनिटी, वहां तो कुछ करना ही नहीं आपको। अब उसी का अपोजिट कर दीजिए, जब पैरेलल में पूछा गया है तो सीरीज का उल्टा करना है। तो रिजोनेंस से पहले अगर आप देख रहे हो सर्किट कैसी है, लैगिंग है। पूछा क्या था, व्हेन द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज लेस देन द रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहाँ है उससे लेस, उससे कम, यानी इस साइड ही आएगी, और इस साइड बिफोर कैसा रहेगा बिहेवियर, XL का इफेक्ट ज्यादा रहेगा, यानी सर्किट हम लोग की बिहेव करेगी इंडक्टिव सर्किट के जैसे, ठीक। रिजोनेंस में सीरीज और पैरेलल का अपोजिट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ए डीसी जनरेटर बियॉन्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस विल जनरेट, यानी एक डीसी जनरेटर है जो क्रांतिक प्रतिरोध से पार, यानी उससे ज्यादा मान होने पर क्या करेगा, क्या जनरेट करेगा, मैक्सिमम पावर बनाएगा कि मैक्सिमम वोल्टेज बनाएगा कि मैक्सिमम करंट देगा या कोई वोल्टेज नहीं देगा, ठीक। चलिए समझते हैं है क्या क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस RCF। क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस फील्ड का एक रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम। वह मैक्सिमम रेजिस्टेंस फील्ड का जिस पे डीसी जनरेटर सफलतापूर्वक वोल्टेज बनाता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस। यानी एक आपका नॉर्मल फील्ड रेजिस्टेंस RF है और आपसे बात की जाए एक रेजिस्टेंस आपके पास क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस RCF है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, RCF क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ऊपर आपका नहीं होगा। अगर इससे भी ऊपर हो गया तो जनरेटर भैया वोल्टेज का उत्पादन नहीं करेगा। यही तो पूछा है लैंग्वेज को घुमा के, बियॉन्ड क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस, इससे भी ज्यादा कर रहे हो तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू थी ना, इससे ज्यादा करोगे तो क्या करंट जाएगी, नहीं, करंट नहीं जाएगी तो क्या फ्लक्स होगा, नहीं, और विदाउट फ्लक्स क्या EMF इंड्यूस होगा, नहीं, यानी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा। तो 10th में हम लोग मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को, यानी नो वोल्टेज इंड्यूस इन अ डीसी जनरेटर व्हेन क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस इज लेस देन क्रिटिकल फील्ड, या फिर जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू जो है ज्यादा हो जाए किससे, क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से, ठीक है। चलिए हमेशा क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, उससे आप कम ही रखोगे जो एक्चुअल में आपको वैल्यू बनानी है, बाइंडिंग जो करनी है उस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस से हमेशा कम ही रहना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इन ए डायनमोमीटर टाइप वाटमीटर द मूविंग कॉयल इज, तो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट है। अब डायनमोमीटर टाइप का इंस्ट्रूमेंट है क्वेश्चन नंबर 11। तो डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये ऐसे होता है, ठीक। एक यहाँ और एक यहाँ ऐसे लगा होता है पॉइंटर, कुछ ऐसे बनता है। तो ये हम लोग की क्या थी, CC करंट कॉयल, और ये क्या है PC पोटेंशियल कॉयल। तो याद रखिएगा CC जो होती है ये फिक्स कॉयल होती है, करंट कॉयल फिक्स कॉयल होती है, मूव नहीं करती है, जबकि जो PC प्रेशर कॉयल या फिर आप पोटेंशियल कॉयल जो भी कहिए, यही कॉयल हम लोग की मूविंग कॉयल होती है, ठीक। मूविंग कॉयल क्या है, PC है। CC कैसे बनी होती है, थिक वायर मोटा तार और लेस नंबर ऑफ टर्न, जबकि जो PC होती है ये कैसी होती बंधु, थिन वायर, ये पतले तार की होती है, ठीक। चलिए तो ये याद रखिएगा, CC फिक्स होती है, PC मूवेबल होती है, और कैसे कैसे तार की बनाई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं।
ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट मैग्निफाइज, यानी एक जो श्रेणी अनुनाद पथ है ये किसका आवर्धन करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट जो है इसका उपनाम ये होता है, एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट और दूसरी सर्किट हम लोग के पास कौन सी होती है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। तो जो सीरीज रेजोनेंस सर्किट है इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफायर, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज मैग्नीफायर सर्किट, जबकि पैरेलल रेजोनेंस सर्किट को हम लोग बोलते हैं करंट मैग्नीफायर सर्किट, इसको बोलते हैं हम लोग करंट मैग्नीफायर सर्किट। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको कुछ किताबों में शायद गलत भी छपा हो, लेकिन सही चीज़ यही है। आप अच्छे जेबी गुप्ता और अच्छी बुक में देखेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्या है, वोल्टेज मैग्नीफायर, जबकि पैरेलल वाली क्या है, करंट मैग्नीफायर होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर इज। देखिए वही क्वेश्चन आ गया ना जो भी हम लोगों ने पढ़ा। तो आरसी कपल्ड अगर है तो कितना 25% और ट्रांसफार्मर कपल्ड है तो कितना 50% होती है। हम लोगों ने पढ़ा ये भी, तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, यानी कितना 50% इफिशियंसी हो जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर, द अर्थ फॉल्ट करंट इज जनरली डैश देन द शॉर्ट सर्किट करंट, यानी जो अर्थ फॉल्ट करंट है वो क्या होगी शॉर्ट सर्किट करंट की तुलना में। तो बंधु जब शॉर्ट सर्किट करंट की बात की जाती है आईएससी, तो हम लोग बोलते हैं नेचुरल करंट का 7 से 10 गुना तक होती है, नॉर्मल करंट की आपकी 7 से 10 गुना अधिक होती है शॉर्ट सर्किट करंट। तो अर्थ फॉल्ट करंट भी क्या होगी, कम ही होगी, शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगी, ज्यादा ही रहने वाली है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी इज ग्रेटर देन अर्थ फॉल्ट करंट, ईएफ मतलब अर्थ फॉल्ट करंट। ठीक, तो अर्थ फॉल्ट करंट जनरली लेस देन, तो ऑप्शन नंबर 14 का ए कम होगा, लेस देन होगा शॉर्ट सर्किट करंट की तुलना में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज। ठीक, अभी सुबह ही वीडियो अपलोड किया गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, जिसने ना देखा हो वहां जाके देख ले, तो आपको ये पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम ये सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि जब आप डिस्ट्रीब्यूशन को दो भागों में बांटा गया था, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी वाला था वो कहाँ था, 11 kV भाई 33/11 kV, और सेकेंडरी वाले की बात करें तो 11/415 वोल्ट में आ रहा था। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 11 kV, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है क्या, 11 kV, ये हम लोग का राइट हो जाएगा। 33 kV को ट्रांसमिशन वोल्टेज माना जाता है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 33 kV इज ट्रांसमिशन वोल्टेज। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। 33 kV, बाकी 132 तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है, 33 kV भी क्या है, ट्रांसमिशन वोल्टेज में ही इंक्लूड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर, इसमें पूछा गया है When the power factor is increase, यानी जब पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्टिव पावर इंक्रीज, सक्रिय शक्ति बढ़ेगी, एक्टिव पावर डिक्रीज कि लाइन करंट इंक्रीज, या चौथा दिया गया लाइन करंट डिक्रीज। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्टिव पावर दैट्स मीन P इज इक्वल टू VI cos phi, है ना। अब अगर cos phi की वैल्यू बढ़ेगी तब तो समझ में आता है कि भाई पावर भी बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाना चाहिए। नहीं, गलत है, नहीं वो गलत है। सुनिए क्या होगी बात, आप ये सोचिए आपका घर में एक फैन लगा हुआ है, ठीक, या कोई भी लोड है, सपोज दैट वो 500 वाट का है। अब आपने पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या लगा दिया, कैपेसिटर, पैरेलल में क्या लगा दिया गया, कैपेसिटर लगा दिया गया। ठीक, तो क्या अब वो जो 500 वाट का पंखा या जो भी लोड था वो क्या अब घट जाएगा या बढ़ जाएगा, उसकी वैल्यू क्या चेंज होगी, नहीं ना, वो तो 500 वाट का है तो 500 वाट की ही पावर लेगा। ठीक, बात समझ में आ रही ना। तो चेंजेस क्या होगा, यानी पावर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर यहां तक। अब वोल्टेज भी हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर होता है, वोल्टेज भी क्या होता है, स्थिर। तो भैया अगर cos phi बढ़ रहा है तो उसी पावर के लिए जो करंट की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, भाई डिक्रीज होगी नहीं होगी,
कर लेते हैं कैलकुलेशन। 1000 वाट मान लो, 1000 वाट बराबर मान लेते हैं 250 वोल्ट ले रहा था, करंट कितनी लगेगी 4, करंट कितनी होगी 4, और पावर फैक्टर कितना हो जाएगा 1, 25 का 100 और ये 1000 हो गया। ठीक, अब सपोज दैट आपका ये कितना हो गया, पावर फैक्टर घटकर हो गया 0.5, पावर फैक्टर हो गया 0.5। अब ये 0.5 है, वोल्टेज अभी भी आपके यहाँ कितना आ रहा है 250 ही आ रहा है, तो क्या ये 1000 पाएगा? नहीं ना, 1000 हुआ नहीं ना। 1000 कब होगा? जब ये करंट कितनी हो जाएगी 8 एम्पियर हो जाएगी। दैट्स मीन पावर फैक्टर के चेंज होने से आपकी करंट की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक, तो cos फाई इंक्रीज करेगा तो करंट क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट्स मीन लाइन करंट डिक्रीजेस, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसमें पूछा गया है, देखिए सर्किट दी गई है, चलिए बना लेते हैं। इंडक्टर है 0.1 हेनरी का और यहाँ पे लगा हुआ है आपका SCR, ये SCR हो गया। ठीक है, थारिस्टर जो भी आप बोल लो, और इसका सप्लाई वोल्टेज कितना दिया गया है 100 वोल्ट। ठीक, ये सर्किट है। द लैचिंग करंट इन द गिवन सर्किट इज 4 मिली एम्पियर। अब भाई लैचिंग करंट भी दे दी गई, कितनी 4 मिली एम्पियर। ये लैचिंग करंट इस पे थाइस्टर क्या टर्न ऑन हो गया है, यानी ये करंट इसी से बह के जा रही है, कंडक्टिंग पाथ दे रहा है ये। ठीक है, फिर दिया गया है द मिनिमम विथ ऑफ द गेट पल्स रिक्वायर्ड टू प्रॉपरली टर्न ऑन द SCR, यानी आपको गेट ट्रिगरिंग हमने सुना होगा, गेट ट्रिगरिंग गेट द्वारा क्या करते हैं, थाइस्टर को SCR को टर्न ऑन करते हैं। तो आपको गेट पर मिनिमम एक पल्स अप्लाइड करनी है जिसके वजह से आपका जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाए। तो आपको बताना है कि वो कितने टाइम के लिए होगी। ठीक, चलो तो देख लेते हैं इसका एक छोटा सा फार्मूला ध्यान से पिएगा। T इज इक्वल टू होता है L, दैट्स मीन इंडक्टेंस की जो वैल्यू दी गई है, गुणे IL इंडक्टर की करंट, यहाँ जो वही है क्या सीरीज सर्किट में है तो वही लैचिंग करंट भी हो जाएगी, अपॉन में अप्लाई वोल्टेज। ये एक छोटा सा फार्मूला याद रख लीजिए, सारे न्यूमेरिकल चुटकियों में लग जाएंगे। जब भी आपसे टाइम पूछेगा गेट पल्स के लिए तो T इज इक्वल टू L इंटू IL लैचिंग करंट, या फिर जो अगर आप ढंग से बोलें तो ये इंडक्टर की करंट ही होगी, इंडक्टर में बहने वाली धारा। ठीक है, अपॉन में अप्लाइड वोल्टेज रख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। L की वैल्यू कितनी दी गई है 0.1 हेनरी, करंट कितनी दी गई है 4 मिली मतलब 10 की घात -3, वोल्टेज कितना है 100। ठीक है, 3 यहाँ एक, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऊपर जाए कितना हो जाएगा 6, 10 की घात कितना -6, 4, दैट्स मीन 4 माइक्रोसेकंड। 4 माइक्रोसेकंड, बात समझ में आई? तो बस आप छोटा सा ये फॉर्मूला याद रखिए जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4 माइक्रोसेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर, इफ L means low and H means high, a positive logic is। देखिए दो लॉजिक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव लॉजिक, एक हम लोग के पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पॉजिटिव लॉजिक, और एक बंधु होता है क्या निगेटिव लॉजिक। दो लॉजिक सिस्टम्स होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब जब पॉजिटिव लॉजिक का बात करें तो मतलब समझ लो सब कुछ ठीक है। सब कुछ ठीक का मतलब क्या, लो मतलब कि कम होगा 0 वोल्ट जो भी कम हो, और H हाई मतलब क्या होगा अधिक वोल्ट, 5 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ भी मान लो, मतलब उससे ज्यादा होगा। जबकि अगर निगेटिव लॉजिक की बात करें तो निगेटिव मतलब उस पॉजिटिव का उल्टा निगेटिव, तो यहां पर लो का मतलब हो जाएगा ज्यादा वाले से 5 से, जबकि हाई का मतलब हो जाएगा कम वाले से मतलब 0 से। बात समझ में आई? पॉजिटिव मतलब सब कुछ सीधा सीधा है, कम को कम बोलोगे ज्यादा को ज्यादा बोलोगे। निगेटिव लॉजिक का मतलब है कि पॉजिटिव का उल्टा कर देंगे, कम को ज्यादा बोलेंगे ज्यादा को कम बोला जाएगा। तो ऑप्शन चूज कर लो। ठीक है, तो देखिए ए वाला दिया गया है लो 5 वोल्ट हाई 0 वोल्ट, नहीं होगा। ठीक है, निगेटिव लॉजिक है, पॉजिटिव लॉजिक पूछा है आपसे। ठीक, बी दिया गया है 5 -5, ये भी नहीं होगा। सी दिया गया है 5 1 वोल्ट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों, देख लेते हैं। डी वाला दिया गया है -5 वोल्ट एंड हाई वाला दिया गया है -1 वोल्ट। अब बताओ कौन सा ज़्यादा है? डी वाला ही आता है ना, डी वाला ही सही है आपका।
डी ऑप्शन, 18 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लो कितना है -5 वोल्ट कम है, -5 वोल्ट कम है, निगेटिव में जा रहे हो आप -5 पे। इसे बना लेते हैं ग्राफ, ठीक है, 0 1 यहाँ आएगा, 2 3 4 5, आप यहाँ -5 पे हो, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है और 1, तो प्लस का 1 ज्यादा है, फिर 0 आया, फिर -1 -2 -3 -4 और -5, तो -5 लो है, कम है किससे, -1 से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, है छोटा सा चीज ही लेकिन दिमाग में होना चाहिए ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। देखिए प्रयास यही है कि हर एक टॉपिक से आपके लिए क्वेश्चन उपलब्ध कराए जाएं। देखिए यूटिलाइजेशन से आगे अगला क्वेश्चन, फॉर ट्रामवेज द रिटर्न सर्किट इज, जो ट्रैक्शन होता है रेलवे ट्रैक्शन, ठीक है, जो ट्रामवेज होते हैं उसके लिए जो रिटर्न पाथ, यानी एक तो सप्लाई आ रही है ऊपर से, रिटर्न पाथ कहां से लिया जाता है। ठीक, पहला दिया गया है कॉमन अर्थिंग बनाते हैं, दूसरा दिया गया है न्यूट्रल वायर से लेते हैं, तीसरा दिया गया है ट्रैक रेल से लेते हैं, या फिर चौथा दिया गया है केबल द्वारा रिटर्न पाथ प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, चाहे वो आपका ट्रेन ही क्यों ना हो, ट्रेन भी होती है ना, देखते हो ऊपर एक तार होता है सिंगल तार, ठीक, और नीचे जो पटरी होती है वही उसके लिए रिटर्न पाथ प्रोवाइड करती है। सेम वही चीज यहां पर भी है, जो आपका रेल मतलब पटरी, जो ट्रैक रेल होगी, जो पटरियां होंगी, यही पटरियां ही प्रोवाइड करती हैं रिटर्न पाथ फॉर करंट के लिए रिटर्न पाथ पटरियों द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर, द रिले यूज फॉर फेस फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात की गई है, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और कौन सी बंधु, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है और क्या है, फेस फॉल्ट हुआ है, तो उसके लिए आप लगा लो रिएक्टेंस रिले। ठीक, मीडियम में क्या लगा लो, इम्पीडेंस, और लॉन्ग में क्या लग जाएगा, वाई, दैट्स मीन एडमिटेंस बोलिए या फिर आप महो बोलिए, एक ही चीज है। ठीक है, ये सब लिख दिया गया आपके लिए, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग तीनों के लिए लिख दिया गया है। ठीक है, शॉर्ट के लिए पूछा था तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस रिले, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है केबल्स यूज फॉर 220 kV लाइन्स आर इनवर्बली, यानी जो 220 kV की केबल्स होती हैं उनमें क्या होता है। पहला दिया गया है कंप्रेस्ड ऑयल और कंप्रेस्ड गैस इंसुलेटेड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने पर हमको वोल्टेज लेवल को कंट्रोल करना है, दैट्स मीन इंसुलेशन काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। तो आप उनमें क्या भरोगे, तेल भर दोगे, कंप्रेस्ड ऑयल या फिर कंप्रेस्ड गैस जैसे SF6 गैस, ये सब भर दी जाती है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एन इलेक्ट्रिक फिलामेंट बल्ब कैन बी वर्कड फ्रॉम, यानी एक जो फिलामेंट लैंप होता है उसका जो फिलामेंट है वो किस सप्लाई पर काम करेगा, AC पर, DC पर, बैटरी पर केवल, कि जो ऑप्शन तीनों हैं सभी पर। ठीक है, तो भाई फिलामेंट आप बनाते हो ऐसे पदार्थ का जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो, हाई, हमको तो वहाँ रेजिस्टेंस का काम है। ठीक है, जब धारा जाती है I2RT ऊष्मा मिलती है, उसका प्रकाश ऊर्जाई हम योग मिलाते हैं, यही तो बात होती है। तो बंधु रेजिस्टेंस अगर है तो ये एक ऐसी चीज है जो AC में भी है और DC में भी है, रेजिस्टेंस AC में भी और DC में भी है, तो AC दो तब भी काम करेगा, DC दो तब भी काम करेगा। बैटरी मतलब होता ही क्या है, DC सप्लाई, यानी 22 का ऑप्शन नंबर हम लोग मार्क करेंगे डी। सभी ऑप्शन सही हैं, फिलामेंट लैंप, AC, DC और बैटरी तीनों के साथ काम करेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। इसमें पूछा गया है टाइम कांस्टेंट ऑफ अ सर्किट इज द टाइम इन सेकेंड टेकन आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज टू रीच, वोल्टेज की बात की गई है और रीच वहां कहां पहुंच जाएगा, यानी टाइम कांस्टेंट कैसा समय है, एक समय होता है टाइम कांस्टेंट जिसपे आपका वोल्टेज
कैपेसिटर में वोल्टेज और इंडक्टर केस में करंट अपने एक मैक्सिमम वैल्यू की कुछ परसेंट मान को अचीव करती है, तो वो वैल्यू कुछ अलग नहीं, कितनी वैल्यू है 63% वैल्यू को अचीव कर लेती है करंट इंडक्टर केस में और वोल्टेज कैपेसिटर के केस में। उसी समय को बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। फिर बंधु एक चीज यहां सुन लीजिएगा, कैपेसिटर के लिए टाइम कांस्टेंट जो टाउ है वो उसका फॉर्मूला होता है C × R, जबकि अगर हम बात करें इंडक्टर के लिए तो बंधु इंडक्टर में टाउ बराबर L/R हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। और टाउ समय है तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्लास बी इंसुलेशन कैन विथ स्टैंड अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, यानी क्लास बी का जो इंसुलेशन है YAEB FSC ऐसे इंसुलेशन का क्लास बनाया गया है, उसमें टेम्परेचर कितना है पूछ लिया है। देखिए YAEB FHC, YAEB FSC ये होता है आपका इंसुलेशन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग किया गया है। ए का 90 डिग्री, बी का 105 डिग्री, ई का 120 डिग्री, ठीक, और बी का 130 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही इसका 135 से 55 डिग्री तक, 155 डिग्री तक, ये 180 डिग्री तक, और सी वाला 180 डिग्री से अधिक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, 15-15 ऐड करते हुए चले जाइएगा। ठीक, तो देखिए क्या होगा 130 डिग्री, क्लास बी वाले क्या हो जाएगा 130 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, 135 नहीं होगा 130 डिग्री होगा। ठीक है, चलिए इसमें 10 ही ऐड करते हैं, इसके बाद फिर 15 ऐड होगा, 155 आएगा, फिर 180 आएगा, फिर 180 से अधिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर। द क्रीपिंग एरर इन अ सिंगल फेज एनर्जी मीटर कैन बी मिनिमाइज्ड बाई, यानी एक सिंगल फेज का एनर्जी मीटर है जिसमें क्रीपिंग एरर हो रही है, इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, चलिए पहले समझ लेते हैं कि क्रीपिंग एरर होती ही क्या है। चलिए देख लेते हैं, यही मिटा देता हूं। एनर्जी मीटर की ये क्या है, चकती है, स्पिंडल लगा हुआ, इसी चकती क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब होता क्या है, जब लोड नहीं लगाए हो तो भाई करंट तो नहीं बहेगी, लेकिन उसको वोल्टेज तो मिलता रहेगा, तो उसकी वजह से, या फिर हम लोग का ओवरलोड बोल दीजिए, सॉरी ओवरलोड नहीं, नो लोड कंडीशन में, नो लोड की कंडीशन में जो एनर्जी मीटर की चकती है वो धीरे धीरे रोटेट करती है। क्यों करती है, क्योंकि पीसी इज एनर्जाइज्ड, पीसी अभी आपकी जो है वो एनर्जाइज्ड है, पीसी में एनर्जी है, उससे कुछ ना कुछ फ्लक्स है, वो उस चकती को घुमा रही है। ठीक है, अब देखिए खत्म करना है भाई, चकती अगर चल रही तो आपका मीटर तो रीड करेगा कुछ ना कुछ, ठीक, उसको रोकना है, खत्म करना है। तो चकती ना घूमे उसके लिए हम क्या करते हैं, चकती के दोनों सिरों पर, दोनों विपरीत सिरों पर 180 डिग्री पर 2 छेद बना देंगे। ठीक, होगा क्या, अब जब ये छेद आपका आएगा, पीसी सीसी 2 होते हैं, ठीक, जब ये इसके नीचे आ जाएगा तब इसको क्या फ्लक्स काट पाएंगे, नहीं काटेंगे। और जब फ्लक्स नहीं कटेगा तो क्या टार्क डेवलप होगा, नहीं होगा। जब कटेगा नहीं तो टार्क डेवलप नहीं होगा, चकती आपकी रोटेट नहीं करेगी, और आपका जो ये मीटर है, जो चकती है, वो बिना लोड के अब नहीं रोटेट करेगा। ठीक, बात समझ में आई। ऑप्शन पढ़ लेते हैं कौन सही होगा। एडजस्टिंग ब्रेकिंग मैग्नेट, जी नहीं। यूज ऑफ द शॉर्ट सर्किट लूप्स ऑन द आउटर लिम्स ऑन द शंट मैग्नेट, जी नहीं। ड्रिलिंग 2 होल्स, देखिए ड्रिलिंग 2 होल्स इन द अपोजिट डिस्क ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्पिंडल, जो स्पिंडल है इसके दोनों अपोजिट सिरों पर हम 180 डिग्री पर 2 छेद कर देंगे, और तब उसकी वजह से जो क्रीपिंग एरर है ये क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्रीपिंग एरर मतलब क्या होता है, क्रीप मतलब होता है सरकना, चकती का धीरे धीरे सरकना। क्यों सरकती है, नो लोड की कंडीशन में पीसी एनर्जाइज्ड है, इस वजह से चकती आपकी सरक रही होती है। ठीक, चलिए तो ये थे 25 क्वेश्चन जिसको हम लोगों ने देखा। जल्दी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।